और सेक्रेटरी ने इस बात को रियलाइज किया, नहीं भाई, कैडर ऑप्शन इज नॉट द सॉल्यूशन। जो चीज 3 साल 4 साल पहले ही जेसीएम मीटिंग में डिस्कस हुआ कि ये कैडर ऑप्शन इज नॉट अ सॉल्यूशन, अब फिर सेक्रेटरी को फिर ये समझ में आया कि कैडर ऑप्शन सॉल्यूशन नहीं है। तो अब उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब इश्यूज के लिए एक ही सॉल्यूशन है, इंडिविजुअल ऑप्शन। साथियों, एक गौरतलब है कि ये जो इंडिविजुअल ऑप्शन है सबसे पहले हमारे एसोसिएशन ने ही प्रपोज किया था। किसी को भी कोई चीज चुनने का एक ऑप्शन होनी चाहिए। अगर कोई चीज चेंज हो रही, कोई गाइडलाइन चेंज हो रही है, कट ऑफ डेट लगाया जाता है, तो आपको कम से कम एक ऑप्शन तो दिया जाएगा कि आप किसमें रहना चाहते हैं। तो जैसा पे कमीशन जब भी आते हैं तो नया पे कमीशन आने से सबको एक ऑप्शन दिया जाता है, 1 महीने के अंदर आप लिख के दीजिए कि किसमें रहना चाहते हैं आप। हम ये कह रहे थे कि ये एसीपी या एमएससीपी अपग्रेडेशन से एक सर्विस कंडीशन बन गया है, तो सर्विस कंडीशन चेंज करने के पहले यूनिलैटरली आप अपने आप नहीं कर सकते, हमसे पूछिए हमको क्या चाहिए, एक एक इंडिविजुअल से पूछिए। तो साथियों, दोबारा एक पूरा एक सर्कल घूम के आ गया, फिर हम इंडिविजुअल ऑप्शन पे पहुंच गई। ये सरकार, ये जब सेक्रेटरी कन्विंस हुआ तो इसने जाके डीओपीटी में सेक्रेटरी से बात किया पर्सनली। नया डीओपीटी सेक्रेटरी इस बात को भी थोड़ा सा पॉजिटिव उनका रिएक्शन रहा है, नहीं ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। इससे पहले डीओपीटी का कुछ ऑफिसर्स को बुला के सेक्रेटरी ने मीटिंग भी किया था अपना मिनिस्ट्री में। फिर फाइनली ये रिकमेंडेशन गई, फिर डीओ लेटर फॉलो किया कि जब सेक्रेटरी डीओपीटी ने बात किया था उसने बोला है कि आप अपनी तरफ से एक डीओ भी दीजिए, थोड़ा वजन बढ़ेगा। तो जैसा मैंने कहा कि एक और डीओ अब जा रही है, स्ट्रेसिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि भाई एक नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए। किसी से भी आप अगर किसी को हैंग भी करेंगे तो उससे पहले उससे पूछा जाएगा भाई तुम्हारा लास्ट ऑप्शन क्या है। तो हमें हमारे करियर को आप हैंग कर रहे हैं। आज सिचुएशन देखिए आप कि सीपीडब्ल्यूडी में आप देख लिया है कि रिक्रूटमेंट रूल 2012 में एक्शन का चेंज हुआ, जिसमें ग्रेजुएट को ही एलिजिबल बनाया है, डिप्लोमा होल्डर की एलिजिबिलिटी खत्म कर दी गई। और उसमें एक कंडीशन डाल दी गई है, जो 2012 अक्टूबर तक जो सर्विस में एईस ऑलरेडी इनकम्बेंट एईस आ गए हैं, उनको अगर डिप्लोमा भी होगा तो उनका अपना 1/3 कोटा मिलता रहेगा। लेकिन कोई भी जेई एई बनेगा 2012 के बाद, उसको ग्रेजुएट होने से ही एक्शन बना दिया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जूनियर इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट रूल क्या है आज के सिचुएशन में, आज परिस्थिति में, वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा ज्वाइन कर ले और 30 साल नौकरी के बाद सिर्फ उसका तनख्वाह 1200 रुपए बढ़े, 4200 से 4600, फिर 4800, फिर 5400, पीबी2 में ही 1200 रुपया तनख्वाह बढ़े और एक प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा एई का, क्योंकि एक्शन तो बन नहीं सकता। ऐसे सिचुएशन में इस डिपार्टमेंट में कितने जेईस आएंगे डिप्लोमा वाले और कितने लोग रुकेंगे। और आज हम देख भी रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा लगा के सब डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट्स भी लोग आ रहे हैं, और वो एट्रिशन रेट इतना ज्यादा है कि आते हैं साल 2 साल में चले जाते हैं। और जब भी देखिए 700, 800, 1000 जेई का शॉर्टेज रहता है, और उसका खामियाजा जो है हमारे असिस्टेंट इंजीनियर्स को भुगतना पड़ता है, सारे काम उनको खुद करना पड़ता है। तो साथियों, ये सिचुएशन है डिपार्टमेंट की। ऐसी स्थिति में हम लोगों को अब एक आशा का किरण नजर आया, ये जो कोर्ट्स ने, क्योंकि इस देश में कुछ भी एग्जीक्यूटिव अपना हाई हैंडेडनेस दिखाता है तो कोर्ट्स ही एक आपका रास्ता बनता है। कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ साथी ऑलरेडी कोर्ट में गए हैं, और चंडीगढ़ के हाई कोर्ट का जैसा हमने बताया वो जजमेंट आ गया 2011 में, जिसको डीओपीटी ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। 1-1.5 साल तक वो फाइल नहीं किया। जब आया हियरिंग में अप्रैल, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए रीजंस को ठीक नहीं माना, उसको कंडोनेशन का एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, साथ साथ एसएलपी भी डिसमिस कर दिया। जैसा मैंने कहा था, वो अभी मेरिट्स में नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड्स में डिसमिस हुआ। लेकिन एक आपको याद भी करना चाहिए कि कोई भी कोर्ट सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स में डिसमिस करने के पहले जरूर ये देखती है कि कोई मेरिट है कि नहीं केस में। अगर मेरिट इतना ज्यादा अच्छा हो, मेरिट ज्यादा ओवरवेलमिंग हो, तो सिर्फ कंडोनेशन के लिए टेक्निकल ग्राउंड नहीं लगाती, खास करके जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है। उनको पता है कि गवर्नमेंट के सिस्टम में डिलेस होते हैं। तो हमें तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर देखा होगा ये क्या चैलेंज कर रहा है, किस ग्राउंड पे चैलेंज कर रहा है। जो ग्राउंड्स इसने चैलेंज किया था वो हाईकोर्ट में भी वही ग्राउंड्स थे। तो मुझे तो यही लगता है पर्सनली कि इसमें मेरिट भी नहीं है। लेकिन हम उसी बात का उस दिन तक हम श्योर नहीं रहेंगे जब तक कोई एक केस एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाए और मेरिट्स में डिसमिस हो।
तो जैसा हमें सुनने में आया, रिसेंटली एक कैट ने, दिल्ली कैट ने भी जजमेंट दिया, प्रिंसिपल बेंच ने, बेस्ड ऑन दैट चंडीगढ़ जजमेंट, एक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट का केस में, एलडीसी यूडीसी के केस में, नहीं भाई मेरिट से आपका हायरार्की से ही नेक्स्ट प्रमोशन स्केल ही देना चाहिए। तो उसमें ऑलरेडी डीओपीटी सुनने में आया कि हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, और आप देख भी रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, उसमें हर जगह ये आता है कि सारे डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग इनकम टैक्स वाले इस बात को लेके एकदम आगे निकल रहे हैं कि भाई एक कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट तक सेटल होकर आया, फिर कैट ने भी दिया, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसी लाइन में जा रहे हैं और हमें भी उसी लाइन में जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इस इश्यू को डिस्कस किया। तो जो रिजोल्यूशन हुआ, मैं मोटा मोटा बता देता हूं एक एक आइटम का। जो एजेंडा हमने आपके सामने रखा था कि एपेक्स का एक ऐसा मौका मिला हमें आज। एपेक्स होने के तुरंत बाद हमारा डीजी से मीटिंग हुआ, उसके तुरंत बाद हमारी जनरल बॉडी हो रही है। तो आपको सारे चीजों का एक साथ जो है वो जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसमें डिसीजंस हुए हैं, वो आपके सामने रखने का मौका हमें मिला। इसका फायदा उठाते हुए मैं आपको कहना चाहूंगा, जो रिजोल्यूशन हुआ था एसीपी एमएससीपी के बारे में, एज द प्रपोजल ऑफ इंडिविजुअल ऑप्शन इज अंडर कंसिडरेशन इन डीओपीटी, वी शुड वेट टिल इट्स आउटकम। If rejected, our option for restoration of ACP as a cadre option already submitted and we stand by it. इंडिविजुअल ऑप्शन अगर रिजेक्ट दोबारा होता है तब भी हम लोग अपना कैडर ऑप्शन के लिए तभी भी स्टैंड करते हैं, लेकिन जो केसेस के लिए वो लोग जिद कर रहे हैं कि ऑलरेडी डिसाइडेड एमएससीपी केसेस हैं, इसको आप वापस लेना पड़ेगा, तो उस समय फिर हम देखेंगे वो इंडिविजुअल्स को आज तक सरकार में कोई चीज बेनिफिट दी गई है एक रूल के तहत, एक पॉलिसी के तहत, वो कभी विड्रॉ नहीं हुई। जिनको मिल गया उनको पर्सनल लेवल में मिल जाती है। सेकंड, हमने सोचा है कि द एसोसिएशन हैज ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एसीपी स्कीम व्हेन आस्क्ड फॉर द डिपार्टमेंट एज डिसाइडेड इन आवर अर्लियर एपेक्स, but in the light of recent court judgments at principal bench, it is decided that a court case at appropriate level on the essence of for granting the MSCP scheme, that is financial upgradation as per promotional hierarchy. A model case will be filed in the CAT PV by members led by our office bearers at various levels. The case will be closely monitored by the association. तो ये monitored word को आप जैसा समझना चाहें वैसा समझिए। एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये आम हित की बात है, इसलिए एसोसिएशन का जो भी फाइनेंसेस हमारे सामने हैं, हमें आपके सामने रखी गई है, ये सब फाइनेंसेस सिर्फ इकट्ठा करके दिखाने के लिए नहीं है, ये सब हमारे कैडर का भलाई के लिए। जरूरत पड़ेगा तो ये इस पैसे को यूटिलाइज करके भी हम कर सकते हैं। देखेंगे, आप लोगों से कंट्रीब्यूशन भी लेना चाहे तो ले लेंगे, जैसा भी पड़ेगा आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, थर्ड अपग्रेडेशन 7600 के लिए हम लोगों ने डिसीजन लिया था टू ऑल एलिजिबल एज एंड एडहॉक ईज इंक्लूडिंग लेफ्ट आउट एंड सुपरसीडेड केसेस। जैसा मैंने पहले भी बताया, association will pursue with the department for clearing all the left out and superseded cases, MSCP cases, on the basis of 2 very good ACR gradings by arranging all the missing ACR even by deferring the date of effect as per rules। जैसा एक दिन जिस दिन ड्यू था उस दिन CR का ग्रेडिंग उसकी ठीक नहीं है, तो उसको डिफर किया जाए, एक CR और जोड़ के देखा जाए, फिर डिफर किया जाए, एक CR और जोड़ के देखा जाए, जब वो फिट होता है एज पर ग्रेडिंग, उसको उस दिन से तो कम से कम दे दिया जाए। और then they shall be given an opportunity by representing against the below benchmark gradings for upgradation। जैसा प्रमोशन में आपको पता है कि एक डीओपीटी गाइडलाइंस है, आपका ग्रेडिंग, सीआर की ग्रेडिंग प्रमोशन का जो रिक्वायर्ड ग्रेडिंग है उससे अगर कम होती है, डीपीसी पहले बार वो देखती है, तो उसके बाद वो डीपीसी गवर्नमेंट ऑफिशियली कम्युनिकेट करती है इंडिविजुअल को, तुम्हारा ये ग्रेडिंग कम होने की वजह से तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो पाया, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो रिप्रेजेंट करना चाहते हो कर सकते हैं। तो 1 महीने का टाइम दिया जाता है, जो रिप्रेजेंटेशन अब करेगा प्रोफार्मा है और अपना जस्टिफिकेशन देगा, फिर वो जो चीफ इंजीनियर अगर आपका सीआर फाइनली एक्सेप्ट किया तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी एडीजी को जाएगी, एडीजी फाइनल डिसीजन लेगा वेदर टू अपग्रेड और नॉट। अगर वो हो जाता है अपग्रेडेशन तो फिर उसका जो बैक डेट से वापस जिस दिन से ड्यू होगा उस दिन से मिल भी सकता है। और दूसरा, जैसा हमने पहले भी बताया था, 2 वेरी गुड के लिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं, डीओपीटी का अपना गाइडलाइंस है, नॉन फंक्शनल स्केल के लिए बेंचमार्क जो है वेरी गुड रिलैक्स हो सकता है, रिलैक्स होना चाहिए, वो बड़ा पुराना गाइडलाइंस है। क्लास 2 रिक्रूटर्स को जब दिया था इन्होंने और हमारे कुछ भाइयों को नॉन फंक्शनल जेएजी दिया था, तो 2 ही वेरी गुड देके उनको कंसिडर किया है। 2004 में ऑर्डर्स निकले हैं, हमारे पास जो डीपीसी का मिनट्स भी है, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड देखा गया
और 2 वेरी गुड सीआर देखा गया आउट ऑफ 5। तो उसको हम इंसिस्ट कर रहे हैं, अभी भी डीजी ने यही कहा कि हम इसको डीओपीटी को रेफर कर रहे हैं। ये जो डीओपीटी का क्लैरिफिकेशन आया है एमएससीबी के बारे में रिलैक्स्ड ग्रेडिंग के लिए, उसको हम कंफर्म करेंगे। और ऐसा अगर कोई 2 वेरी गुड हो सकता है, जैसा बल्कि डीजी ने इनफॉर्मली बताया भी है, हम 3 भी बड़ा ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहे कि 2.5 भी हम कर दे रहे, 2.5 तक भी अगर होता तो हम कर दे रहे, यानी जैसे पार्ट सीआर वेरी गुड हो, पार्ट सीआर गुड हो, तो उसमें भी हम रिलैक्स करके कर रहे हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि 2, मतलब जब 2.5 तक आ सकते हो तो 2 भी आ जाइए, जो रूल के अंदर है। तो वो कह रहा है कि हम इसको एक बार कंफर्म करेंगे और करेंगे आगे। एनॉमली ऑफ पे स्केल साथियों, जैसा मैंने अभी कहा था, डिस्कशन हमने किया, लेकिन सेकंड डे जब बैठे थे कल, पता चला कि पे कमीशन इंस्टॉल हो गई, पे कमीशन के अनाउंसमेंट आ गया। अब जो भी आप अपग्रेडेशन का या प्लानिंग एंड डिजाइन एलिमेंट्स का जो भी इश्यू आप उठाएंगे, अब गवर्नमेंट के पास एक ही नारा होगा, भैया पे कमीशन हो गया, उसको रेफर करो। इसीलिए ये जो पे स्केल का अपग्रेडेशन का इश्यू है, अब ये तो आपको पता ही है, जैसा कोर्ट केस का हमने जिक्र किया, कुछ लोगों ने बताया है, लोगों को फैलाया बात, हम 5400 दिलवा देंगे सबको। वो अभी 21 अक्टूबर को हियरिंग है फाइनल। हमें लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक ये आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी 1% चांस अगर ऐसा बनता है कि 5400 कोर्ट मान जाता है तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन हम बड़ा रियलिस्टिक हैं। हम पिछले 60 साल से हम देख रहे हैं, मैं तो 4th पे कमीशन से कम इसमें इन्वॉल्व हूं। 4th पे कमीशन के बाद रेलवे वाले कैट में गए थे, वो ये पैरिटी मांग रहे थे। रेलवे में आपको पता भी होगा, चीफ आईओडब्ल्यू के बाद असिस्टेंट इंजीनियर बनता है। चीफ आईओडब्ल्यू 2375-3500 में था उस समय, एई बनने के बाद 2350 में आ जाता, एक डिग्रेडेशन हो जाता था। तो वो लोग कोर्ट में गए, भाई ये क्या मतलब है, मेरा जो फीडर कैडर है मेरे से इनिशियल पे में ज्यादा है और मैं जो इसमें कम हूं, और 3500 लास्ट में वही है दोनों का। तो वो कैट ने उनका आर्गुमेंट को काफी सुनने के बाद एक जजमेंट दिया कि भाई रेलवेज में ये गलत हो रहा है, लेकिन इनको क्लास 1 का स्केल तो नहीं दिया जा सकता, इनको 2375 से 3750 देंगे। 2375 तो बेसिक वही रखा जो चीफ आईओडब्ल्यू का, और 3750 2 इंक्रीमेंट और जोड़ दिया 3500 के बाद, 125 का 3750 देंगे, वो इंप्लीमेंट हो गई। फिर इसके बाद 5th पे कमीशन आई। 5th पे कमीशन में उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि हमारा 2375 3750 है, इसका रिप्लेसमेंट स्केल दीजिए। आपको पता होगा 5th पे कमीशन ने ये बोला है इसको हम मानते हैं 2500 से 4000। आपको पता होगा 2500 से 4000 मान के उसका रिप्लेसमेंट उन्होंने 7500 दिया। देखिए 5th पे कमीशन ने इतना होने के बावजूद भी यही कहा है कि नहीं, आपको तो हम 8000 में लेके नहीं जाएंगे। जिनको 2375 मिला उनको 2500 मान के उनका रिप्लेसमेंट 3 गुना करके 7500 दिया, 7500 12000, जबकि एडब्ल्यू का स्केल था 8000 से 13500, वहां पे भी उन्होंने डिफरेंस रखा। अब 6th पे कमीशन का आपका सबके सामने रिपोर्ट था, ये तो बड़ा बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि भाई जितने भी ग्रुप बी तक है सब PB2 में पड़े रहो, सारे PB3 स्टार्ट ही वहीं से होगा जो आपसे सबसे ऊपर होगा। तो आपने पैरिटी जो मांग रहे थे वो पैरिटी पहले 2200 का पैरिटी मांग रहे थे, बाद में 7500 और 8000 का पैरिटी मांग रहे थे, हमारे लिए तो 6500 8000 था। और उसके बाद अब वो पे बैंड ही चेंज कर दिया कि आप सब जो है निम्न जात के लोग हो, आप तो PB1 PB2 में पढ़े रहो, जूनियर इंजीनियर से लेके आप लोग यही तक जब भी आओगे PB2 से बाहर नहीं आ पाओगे। उसके बाद जब कोई लकी फ्यू जो भी एक्शन बनते हैं वो PB3 में आएंगे। ये सिचुएशन है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम रियलिस्टिकली होप कर सकते हैं कि कोई भी कोर्ट जो गवर्नमेंट का पे कमीशन का काम है, जो एक्सपर्ट बॉडी है पे कमीशन, उसमें इंटरफेयर करेगा, स्पेशली आज की स्थिति में जब पे कमीशन के अनाउंसमेंट ही हो गया। तो मुझे तो उम्मीद यही लग रही है, या एक्सपेक्ट यही कर रहा हूं, या तो वो डिसाइड कर देगा ऑन मेरिट्स, या कह देगा नहीं भाई अब तो पे कमीशन आ गया, आप उसको ले जाओ। ये देखिए साथियों, मैंने पहले भी बताया था कैट में ये यही इश्यू टेकअप किया गया 347 का, और गवर्नमेंट का रिप्लाई इस बार हाईकोर्ट में हमने पढ़ा है, बड़ा 20-25 पेज का रिप्लाई है। ASG ने प्लेस किया हाईकोर्ट में, बड़ा साफ बोला उसने कि सर इनका तो 746(12) इज द मेन रिकमेंडेशन, जिसमें यूडी मिनिस्ट्री CPWD के लिए स्पेशली दिया गया है। उसमें पहला पैरा में सब कुछ खत्म कर दिया गया, देयर इज नो एनोमली इन द पे स्केल ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर, पहली बात। दूसरा कहा गया है कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 8000 मांगा गया है, वो इसलिए नहीं दिया जा सकता, 8000 ग्रुप ए का स्केल है, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी है।
थर्ड बोला है उसने कि हमने इस रिपोर्ट में कहीं और जगह रिकमेंडेशन दिया जो 347 की ही रेफरेंस दे रहा था वो, जिसमें हमने बोला है कि सारे असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी जिसका क्वालिफिकेशन डिग्री है उसको हम 4600 ग्रेड पे दे चुके हैं। सीपीडब्ल्यूडी का असिस्टेंट इंजीनियर इस कैटेगरी में आता है, वो इतना डिफरेंस रखा, डिग्री वर्ड डाला है कि इनको वो 4600 दिया जाए। इतना स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके नोटिफाई भी कर दिया। तो एएसजी का ये कहना है कि सर 347 जो पैरा है दैट इज जेनरिक इन नेचर, इन जनरल सारे सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स के लिए कैसा स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेकिन 746(12) इज स्पेसिफिक टू सीपीडब्ल्यूडी जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, नोटिफाई किया है, इसलिए इससे ज्यादा इनको नहीं मिल सकता। और ऊपर से उसने एक और कह दिया सीपीडब्ल्यूडी का यही कोई जरूरी नहीं है, सारे ग्रेजुएट्स हैं, बहुत डिप्लोमा होल्डर भी यही बनते हैं जेई से, फिर भी हमने उनको कम नहीं किया, उनको भी 4600 देके एहसान कर दिया। ऐसी स्थिति में हमें लगता नहीं है कि कोई भी होप है, लेकिन लोग क्लेम करते हैं, कुछ लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, लोगों को अच्छा सपना दिखाएं, और ये तो इंसान की एक कमजोरी होती है कि सपने तो कम से कम रंगीन देखें, लेकिन रियलिस्टिक जमीन पे कदम रखेंगे तो यही लगता है कि भाई हम तो ग्रुप बी है, इस बात को मानने में कोई शर्म नहीं है, हम ग्रुप सी से प्रमोट हुए, ये भी रियलिटी है। और कोई भी ग्रुप बी ग्रुप ए के बराबरी करने की कोशिश करे तो सिर्फ ये एडब्ल्यू और एई का मुद्दा नहीं है, ये क्लास 1 ऑल ओवर इंडिया इवन आईएएस का मुद्दा है। मैंने पहले भी एक बार बताया था ये बात, सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी ने बोला ये बात को, एडिशनल सेक्रेटरी अपना मिनिस्ट्री में था मिस्टर मिश्रा, कि भाई 4 साल का डिप्लोमा होल्डर 4 साल नौकरी करके एई बन के क्लास 1 बनना चाहता है जो एडब्ल्यू का बराबर कर दे कि आईएएस का बराबर कर दे। तो साथियों ये सब चर्चाएं बहुत हुई, हमारे कॉन्फेडरेशन में हुई, अभी आपको हमारे सदर्न रीजन ऑफिस में वो बताएंगे, वहां कॉन्फेडरेशन की बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई ग्रुप बी वालों का, सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, काफी 2-4 एमपीस भी आए हैं उसमें। तो उसमें यही रिजर्वेशन पास किया गया था 5400 पीबी2 में मांगा जाए सारे ग्रुप बी के लिए, क्योंकि हम दोनों एक ही बराबर काम करते हैं तो तनख्वाह एक ही हो, सिर्फ पे बैंड का फर्क हो, और वो फर्क भी 2 या 3 साल के बाद खत्म कर दिया जाए कि एक स्टेज पहले आ जाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बेनिफिट ग्रुप बी का मिला था सीएसएस कैडर में, सेक्शन ऑफिसर्स को, पीएस वगैरह को, उनको मिला था 4800 ग्रेड पे इनिशियल, और 4 साल के बाद 5400 इन पीबी3। तो इससे एक साफ जाहिर होता है कि डायरेक्ट पीबी3 स्केल किसी भी ग्रुप बी को नहीं मिला, ना सीपीडब्ल्यूडी को मिलेगा। आप तो देख ही रहे हैं, पिछले 3-4 पे कमीशन तो हम देख ही रहे हैं, रिपोर्ट 4 से लेके 5-6 तक हमने देखा। जेई या एई का तनख्वाह 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है किसी पे कमीशन ने, जो था पहले 425 का उसने दे दिया था, मेरे ख्याल से 5000 दिया था पहले, तो उसने दिया 1400 का दे दिया, फिर 5000। अब पहली बार क्योंकि वो मर्जर हो गया 3 स्केल्स, इसीलिए जेई का 4200 में करके ग्रुप बी नॉन गेजेटेड बना के हमें 400 रुपए बढ़ाया। जेई का फिर भी ज्यादा नहीं बढ़ा, वो पुराने वाले का उतना ही रह गया फिक्सेशन में। तो ये कटु सत्य है, ये तो हमें मानना चाहिए। अब इस सच्चाई के अंदर ही रहते हुए जो रियलिस्टिकली हम निकाल के ला सकते हैं, जो मैक्सिमम बेनिफिट ग्रुप बी को जहां मिला है वो कैडर का लाएं, और एक रेजोल्यूशन, एक कंसेंसस बन गई है सारे ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशंस में कि भाई ग्रुप बी के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल होना चाहिए, वो है 5400 इन पीबी2। बहुत सारे डिपार्टमेंट में 4800 मिल चुका है, ये सब लोग भी ये सोच रहे हैं कि नहीं 5400 पीबी2 ही मांगे। ये हम नेक्स्ट पे कमीशन जब भी अनाउंस होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, आपको पता ही है अभी 2013 भी नहीं खत्म हुआ, 2016 का डेट फिक्स कर दिया गया, 1/1/2016 से लागू होगी, जबकि पे कमीशन खुद बताता है किस दिन से लागू होगी। तो आजकल तो चिदम्बरम साहब ही बता दिए, ये तो सबको पता है किस लिए पे कमीशन अनाउंस हुआ, क्या इसका पीछे राज है। और आज आप मान के चलिए कम से कम 3 साल लगेगा ये रिपोर्ट बन के फाइनल होकर आने में। 2016 में ही शायद अर्लीस्ट आ सकती है रिपोर्ट, क्योंकि बैक डेट से ही देगा, इफेक्टिव फ्यूचर डेट से नहीं देगा, क्योंकि डीए डूए जो भी मैच करना बैक डेट तक का देखे। तो साथियों ये बहुत स्पष्ट है बात, ये हमने पैम्पलेट में भी बना के दिखाया, सब लोगों को कोशिश किया कि आपको रियलिस्टिक बताया जाए, क्योंकि हमारी एक बेंचमार्क रही इस एसोसिएशन की, हमने कभी झूठे वादे नहीं किए, झूठे सपने नहीं दिखाए, हम खुद रियलिस्टिक रहते हैं और रियलिस्टिकली आपको भी सोचने के लिए कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एपेक्स ने डिसाइड किया हम 5400 पीबी2 का मांगेंगे और 2 साल के बाद पीबी3 में 5400 में जाने के लिए। एडहॉक इसके लिए हमने लिखा है
हमने डिस्कशन किया है। एडॉक एईस का काफी चर्चा हुई, आप लोगों ने देखा भी होगा, नेट में डाला है उसने 2006 से लेकर 10-11 तक का इतनी वैकेंसी बनी है। और आज ही मीटिंग में बताया गया है, कल मिनिस्ट्री में एक डिस्कशन हुआ है जेई एसोसिएशन का मीटिंग को लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल में, उसमें यह बताया गया है कि एई टू एक्शन जो एडहॉक हुए हैं पिछले 7 साल से, ये वैकेंसी को नहीं कंसिडर किया जाएगा जेई टू एई का प्रमोशन रेगुलराइज करने में। तो जितने 600-700 प्रमोशंस हो गए हैं, इनका रिजल्टेंट वैकेंसी एई का रेगुलराइजेशन में नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका कोटा एक्चुअल रिटायरमेंट्स और वो जो उससे एई जो रिटायर हुए हैं रेगुलर एईस, उनको उन्हीं का वैकेंसी कंसिडर करके उसमें 50-50 या 80-20 का बेसिस पे देंगे। ये समझ में आता है हमें, और इसलिए हमने जोर लगाया कि आप 10-11 तक क्यों सीमित हो रहे हो, कम से कम 13-14 तक ले आइए, ताकि कैडर रिव्यू में जो पोस्टें क्रिएट हुई है 300 से ज्यादा जिसके अगेंस्ट में एडहॉक हुआ है, वो सब तो कम से कम रेगुलराइज कर सकते हैं आप, क्योंकि कैडर रिव्यू का जो पोस्ट है 80% सीनियरिटी के लिए मिली है, और सुनने में आया बाकी 20% के लिए भी डीओपीटी से रिलैक्सेशन आ गया और यूपीएससी को जा रही है फाइल। वो जिस दिन आएगा वो टोटल कैडर रिव्यू का क्रिएटेड पोस्ट सीनियर लोगों को मिलेंगी और वही रेगुलराइज होंगे। इस कोशिश के लिए हमने बोला है कि 2013-14 तक आपने डीपीसी कर दीजिए, और जितने डिसीजन हो गया कि एडहॉक प्रमोशन एई टू एक्शन का आप अलग रखिए, क्योंकि वो मानते हैं जब तक एडहॉक है वो यही रेगुलर है। एडहॉक एक्शन है लेकिन रेगुलर यही है, अगर रिटायर होता तो ऐसे यही रेगुलर वैकेंसी लेंगे, ना कि एडहॉक एक्शन का वैकेंसी के उसमें लेंगे। तो ये इसका मतलब है कि कम ही लोग रेगुलराइज होने की संभावना है, लेकिन जो है रूल में जो डिसीजन हुआ होगा, और जिस दिन ई का रेगुलराइजेशन हो जाएगा कोर्ट से, तो वो वैकेंसीज को फिर ऐड करके फर्दर रेगुलराइजेशन दोबारा रिव्यू करके करेंगे। ये हम कोशिश कर रहे हैं, और जिसके लिए हमने डिस्कशन भी किया। 7500 का पे स्केल, जैसा मैंने बताया, वजीराला साहब का केस की वजह से वो सेटल हो गया है, और किसी को अभी भी कोई दिक्कत है, कोई भी पीओ आपका एरियर निकालने में, पे फिक्स करने में प्रॉब्लम कर रहा है, 7500 का रेफरेंस देते हुए इवन एमएससीपी में भी रोक रहे बहुत सारे केसेस। कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं, वो जोर लगा के अपना केस को परस्यू करें, और कोई दिक्कत है तो एसोसिएशन को इन्फॉर्म करें कि एस डीजी ने क्लियरली बोला है कि सीसीए ने गाइडलाइंस दे दिया है और कोई भी पीओ अब नहीं कर सकता कोई ऑब्जेक्शन। देखिए, एक भाई जो रिटायर्ड आदमी है हमारे पास आया, यार मेरा पे फिक्स नहीं किया, हमने कहा भाई साहब ये ऐसा तो नहीं मानेंगे। मिनिस्ट्री से भी हमने चिट्ठी लिखवा दी है, बड़ा लंबा चौड़ा, 3 जनवरी का 3 पेज का, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस का अप्रूवल से, तब भी नहीं मान रहा पीओस और सीसीए, तो ये साले कोर्ट का ही बात मानेंगे। तो हमने बोला ये आप सिंगल केस आपने किया हो तो आप कम से कम एक कंटेम्प्ट ठोक देना, और उस भाई ने तुरंत कर दिया वो काम। और अभी 20 तारीख को हियरिंग थी, और उससे पहले वाली हियरिंग में डिपार्टमेंट का वकील ने बोला सर हमने तो ऑर्डर इश्यू कर दिया, फाइनेंस का अप्रूवल ले लिया, हमने इश्यू कर दिया, पीओ तनख्वाह नहीं फिक्स कर रहा। उसने बोला पीओ तुम्हारे अंडर में नहीं है, बोलता नहीं हमारे मिनिस्ट्री के अंडर में है, जो सीसीए उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर है। तो उसने कहा कि आपका जो रिप्लाई है सीसीए को कवर नहीं करती, इन्होंने बोला नहीं करती, ये तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई। फिर उसने सीसीए को पार्टी बनाने के लिए नोटिस इश्यू करने के लिए बोला। जैसा लेटर गया कंटेम्प्ट का, हिल गए, क्योंकि हम लोग तो रोज झेलते हैं कोर्ट केसेस, हमें पता है कोर्ट केस क्या होता है, कंटेम्प्ट क्या होता है, लेकिन पीओ को पहली बार वहां बैठ के ऑब्जेक्शन लगाना तो एक्सपर्ट है, लेकिन जिस दिन लगा कि मैं कोर्ट में जाके पेश करूं ये ऑब्जेक्शन मैंने क्यों लगाया, जस्टिफाई करूं, वो तो हिल गया। फिर उसने फटाफट चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, 1 अगस्त का एंड में लिखा, फिर सितंबर का फर्स्ट वीक में मिनिस्ट्री को लिखा, आपको डायरेक्शन दे दीजिए हम फॉलो करते हैं। कि जनवरी में दिया था उसको तो फॉलो नहीं किया, अब एक अंडर सेक्रेटरी ने 1.5 पेज का नोट बना के दिया, एक कंटेम्प्ट ऑफ केस है और सुप्रीम कोर्ट में सेटल हो गई है। अदरवाइज पीओ ऑब्जेक्शन क्या लगा रहा था पता है, अगर ये हायरार्की में नहीं आती 7500 तो आपने विड्रॉ क्यों किया 2003 में? विड्रॉल ऑर्डर में आपको पता होगा मेहर सिंह ने लिख दिया कि एसोसिएशन ने डिमांड किया इसको विड्रॉ करो क्योंकि हमारे हायरार्की के बीच में आ रही है। 2003 में आपको पता ही है, लंबा चौड़ा एजिटेशन करके हमने उसको बचाया। तो इस बात को ऑब्जेक्शन लिया, अगर हायरार्की में नहीं आ रहा था तो विड्रॉ क्यों किया? इसका मतलब आ रहा था, मैंने सही करा। इस बात को लेके खिचड़ी पका रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो सेटल हुआ है। तो हम मुजारे लाल साहब अगर यहाँ है तो उनको धन्यवाद करते हैं, अगर नहीं है तो आपके समक्ष में आपके तरफ से उनको धन्यवाद करते हैं। और उस भाई का वो देखिए कमिटमेंट, 20 तारीख को ही शाम को मुझे फोन किया, भाई साहब आपने जो सलाह दिया था हमने तुरंत एक्शन कर लिया, देखिए काम हो गया है, आज कोर्ट में पेश कर लिया, उन्होंने बता दिया सब नहीं जी हम सबको रिलीज कर रहे हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑफ सीनियरिटी लिस्ट, साथियों मैंने जैसा पहले कहा था, विदाउट एनी बायस टुवर्ड्स एनी कैडर और एनी ग्रुप, क्योंकि हमने देखा पिटीशन में
पिटिशनर्स भी हमारे भाई हैं, रेस्पोंडेंट भी हमारे भाई हैं, दूसरे से सेट ऑफ पिटिशंस में भी हमारे भाई हैं। जब अपेक्स में हमने डिस्कस किया था, नाम भी पढ़ लिया तो देखा सारे हमारे मेंबर्स हैं मोस्टली। तो हमने कहा भैया हम तो कोई किसी का व्यू ले नहीं सकते, किसी का साइड नहीं ले सकते। जब दो भाई लड़ रहे हैं तो तीसरा भाई किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए।